हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ए टू जेड बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी। और आज हम अपने इस चैनल पे बात करेंगे एक बहुत ही यूनिक टॉपिक पे, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे कि स्कूल फंडिंग, जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जो लोन अगेंस्ट स्कूल दिया जाता है, उसको देखते वक्त हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। जब भी हम किसी स्कूल की प्रॉपर्टी पे लैप करते हैं, जिसे हम लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी बोलते हैं, तो उसमें क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। सो जनरली जो स्कूल की प्रॉपर्टी को एज ए कोलेट्रल लेना रिस्की माना जाता है, बिकॉज स्कूल की प्रॉपर्टी पे पोजेशन लेना इज अ डिफिकल्ट बिकॉज स्कूल की प्रॉपर्टी पे पोजेशन लेना एक चैलेंजिंग टास्क होता है। बिकॉज इसमें जो है एक पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है, जहाँ पे आप बच्चों की एजुकेशन के ऊपर कहीं ना कहीं प्रोहिबिशन लगाते हैं, उनकी उनकी एजुकेशन पे, उनकी एजुकेशन में कहीं ना कहीं रोक लगती है। इसलिए इसमें पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाता है, और आपके लिए एक ये फाइनेंशियल नुकसान हो सकता है कि जो लेंडर है वो स्कूल की प्रॉपर्टी को अपने पोजीशन में ना ले पाए इन केस ऑफ स्कूल अगर उसकी रीपेमेंट में डिफॉल्ट करता है। तो इसलिए स्कूल की प्रॉपर्टी को रिस्की माना जाता है एज ए कोलेट्रल, जब भी आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी करते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्कूल की जब अंडरराइटिंग करते हैं, क्योंकि कोलेट्रल इसमें काफ़ी रिस्की होता है, तो किन किन पैरामीटर पे हमें ध्यान देना चाहिए, किस टाइप के स्कूल को फंड करना चाहिए, और जब हम स्कूल को फंड कर रहे हैं तो उनकी इनकम असेसमेंट कैसे की जाती है, किन किन डॉक्यूमेंटेशन, किन किन परमिशंस को हमें देखना चाहिए जब भी हम किसी स्कूल के केस को लोन देने जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट से कि किन डॉक्यूमेंट्स को हमें देखना चाहिए स्कूल को फंड करते वक्त। तो वैसे आ गए हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। यहाँ पे आप देख पाएंगे सबसे पहले हम डिस्कशन कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन को वैलिडेट कीजिए कि स्कूल एक्चुअल में जेन्युइनली रजिस्टर्ड है, उसको प्रॉपर परमिशंस हैं, उस जो लोकल बोर्ड अथॉरिटी है, एजुकेशन बोर्ड है, चाहे वो सीबीएसई हो सकता है, चाहे वो जो भी आपका लोकल एरिया लगता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप हरियाणा में है तो हरियाणा गवर्नमेंट बोर्ड से, अगर राजस्थान में है तो राजस्थान एजुकेशन बोर्ड से वो आपका अप्रूव होना चाहिए। उसकी लिस्ट को आप उसके ऑनलाइन गवर्नमेंट की वेबसाइट पर भी वेरीफाई कर सकते हैं, किस पर्टिकुलर नंबर के अंदर वो रजिस्टर्ड है, उसके रजिस्ट्रेशन नंबर से आप उसे देख सकते हैं, और उसकी वैलिडिटी को भी आप जान सकते हैं कि क्या कब तक के लिए ये वैलिड है, क्योंकि इसका वैलिडेशन कराना भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन में अगर हम बात करें तो स्कूल लाइसेंस, इसमें आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और एफिलिएशन दोनों ही मिल जाते हैं। कई बार स्कूल क्या होता है, किसी फ्रेंचाइजी के अंडर में काम कर रहा होता है या किसी के साथ एफिलिएशन में काम कर रहा होता है, तो वो भी आपको देखना जरूरी है कि उसका एग्रीमेंट प्रॉपर हो, वैलिड हो। इसके अलावा इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में आप उसके सीओआई ले सकते हैं, आप उसका पैन नंबर ले सकते हैं। उसके बाद उसकी ट्रस्ट डीड, ट्रस्ट या सोसाइटी का जो रजिस्ट्रेशन है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया स्टार्टिंग में कि कोई भी स्कूल जो है वो किसी ट्रस्ट के अंदर चलता है या सोसाइटी के अंदर चलता है, बिकॉज स्कूल जो है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका पर्पज कोई प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। तो इसलिए जो गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ है, या तो स्कूल ट्रस्ट के अंदर रजिस्टर्ड होगा या सोसाइटी के अंदर रजिस्टर्ड होगा, या सेक्शन 8 की कंपनी के अंदर ही स्कूल रन कर सकता है। किसी भी पार्टनरशिप फर्म या किसी भी इंडिविजुअल बंदे के नाम पे ये स्कूल जो है रन नहीं हो सकते। तो आपको ये इंश्योर करना है कि स्कूल जो है प्रॉपर रजिस्टर्ड होना चाहिए आपके सोसाइटी के अंदर या ट्रस्ट के अंदर या सेक्शन 8 कंपनी के अंदर, जिनका पर्पज बेसिकली नॉट फॉर प्रॉफिट होता है। बिकॉज एजुकेशन जो है एक नॉन प्रॉफिटेबल और चैरिटेबल टास्क का पर्पज जो है समाज में एजुकेशन लाने के लिए किया जाता है, इसलिए इनका रजिस्ट्रेशन जो है गवर्नमेंट जनरली ट्रस्ट, सोसाइटी या फिर सेक्शन 8 कंपनी को ही देती है। चलिए आगे इसके बाद आप देखेंगे कि बायलॉस ऑफ द सोसाइटी must contains all the power and condition including borrowing power specify that profit should be used for school purpose। जैसे कि इसमें बताया गया कि जो बायलॉस है, ट्रस्ट जब भी कोई रजिस्टर्ड होती है या सोसाइटी कोई भी रजिस्टर्ड होती है तो उसके बायलॉस को रजिस्टर कराना मैंडेटरी हो जाता है। तो उस बायलॉस के अंदर कहीं ना कहीं लिखा होना चाहिए कि स्कूल जो है वो अपनी प्रॉपर्टी पे लोन ले सकता है, और जो भी प्रॉफिट होगा उस लोन को लेने के बाद वो उसका जो यूजेस है वो स्कूल के पर्पज के लिए यूज होगा, ना कि उसको किसी प्रॉफिट पर्पज से किया जाएगा। ये देखने के बाद प्लस इसमें हम जब बात करते हैं आगे डॉक्यूमेंटेशन की, तो वहां पे फाइनेंशियल रिकॉर्ड को देखना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फाइनेंशियल रिकॉर्ड अगर आपके सही होंगे तभी स्कूल आपकी ईएमआई की रिपेमेंट कर पाएगा। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम लेटेस्ट ईयर के आईटीआर को देखें। लेटेस्ट ईयर के आईटीआर के साथ फाइनेंशियल उसके ऑडिट रिपोर्ट देखें कि सोसाइटी का ऑडिट जो हुआ है वो कैसा हुआ है, उसमें क्या परफॉर्मेंस आई है, क्या उसकी रिपेमेंट कैपेसिटी आपके करंट लोन प्लस जो आप लोन देने वाले हैं उसको बियर करने के लिए सफिशिएंट है या नहीं है। इसके साथ साथ आप उसके जीएसटी अगर एप्लीकेबल है तो आप देखें, बट स्कूल में जनरली आप देखेंगे तो जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, तो वो आपको डॉक्यूमेंट यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। मंथ वाइज आपका इनकम डिटेल्स ऑन स्कूल लेटर हेड, कि जो आपका इनकम आ रही है वो कैसे कैसे फ्लो कर रही है। फॉर एग्जाम्पल जनवरी 25 में आपकी क्या इनकम थी, फरवरी 25 में आपकी क्या इनकम थी, मार्च में आपने क्या इनकम करी। तो फर्स्ट जो क्वार्टर है, क्वार्टर टू क्वार्टर और मंथ ऑन मंथ आपको देखना है कि इनकम
कैसे जनरेट हो रही है। तो इसका आपको रिकॉर्ड लेना है। बेसिकली ये कैश फ्लो डिक्लेरेशन है फ्रॉम द सोसाइटी और स्कूल कि मेरी रेवेन्यू जो है मंथ ऑन मंथ इतनी जनरेट हो रही है। इसके अलावा अगर डॉक्यूमेंटेशन की बात करूं, जिसमें हम अफिलिएशन के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि आपका बोर्ड अफिलिएशन नंबर होना चाहिए, चाहे वो सीबीएसई से हो, चाहे एमपी गवर्नमेंट से हो, चाहे यूपी गवर्नमेंट से हो, चाहे और किसी लोकल आपके गवर्नमेंट से हो। इसमें अफिलिएशन नंबर, उसकी एक्सपायरी डेट, परमिटेड क्लास सेक्शंस के वो 0 से 5 क्लास तक ही रन कर सकता है, या फर्स्ट से 10 क्लास तक रन कर सकता है, या फर्स्ट से 12 क्लास तक रन कर सकता है। तो प्रॉपर परमिशन होती है आपकी के 5 तक की, के 10 तक की, के 8 तक की। एक केजी से लेके आपका 5th क्लास तक चलेगा, या केजी से लेके 8 तक चलेगा, या केजी से लेके 12 तक चलेगा, या 10 तक चलेगा। तो ये परमिशन आपके डॉक्यूमेंट्स में होनी चाहिए। अगर आपका स्कूल किसी फ्रेंचाइजी के अंदर चल रहा है, फॉर एग्जांपल डीपीएस स्कूल के फ्रेंचाइजी ले रखी है, या किसी और पर्टिकुलर स्कूल की फ्रेंचाइजी ले रखी है, तो उसकी वैलिडिटी को चेक करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करें। ऑल्दो हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर काफी हद तक डिस्कस कर लिया, जिसमें हम बोल रहे हैं कि सोसाइटी जो है लीगल फॉर्म में ट्रस्ट या सोसाइटी होनी चाहिए, और नॉट फॉर प्रॉफिट पर्पज से होनी चाहिए। इसका पर्पज जो है प्रॉफिट अर्निंग का नहीं होना चाहिए। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही इसमें टैक्स बेनिफिट दिया जाता है। अब अगर हम बात करें तो सोसाइटी के अंदर, ट्रस्ट के अंदर मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए, और सोसाइटी के अंदर मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए इसको फॉर्म करने के लिए। तो ये हमारा लीगल स्ट्रक्चर हो गया, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कोलेटरल की, कि कोलेटरल में जो स्कूल आ रहा है उसमें हमें क्या चेक करने वाली बात है। कोलेटरल आप प्रीफर कीजिए कि आपको हार्ड कोलेटरल मिले, यानी स्कूल की प्रॉपर्टी मिले। इसके साथ अगर आपको कोई एडिशनल प्रॉपर्टी मिल जाती है तो वो आपके लिए काफी मिटिगेट हो सकता है, बिकॉज कल को आपका जो स्कूल है उस पर आपका पोजीशन मिलना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो एडिशनल प्रॉपर्टी को बेच के आप अपने लोन का भुगतान कर सकते हैं। तो स्कूल की प्रॉपर्टी को जैसे कंसिडर इज अ वेरी रिस्की कोलेटरल बिकॉज इट्स फॉर द एजुकेशन पर्पज। बैंक कैन नॉट इजीली लॉक द स्कूल प्रॉपर्टी। ए बैंक कैन ओनली पेस्ट इन नोटिस इन फ्रंट ऑफ द स्कूल। तो जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि स्कूल की प्रॉपर्टी को आप ब्लॉक नहीं कर सकते, उसको अपने पोजीशन में नहीं ले सकते, ओनली नोटिफिकेशन लगा सकते हैं कि ये स्कूल की जो ईएमआई है वो नहीं पे कर पा रहा है, हम इसमें कार्रवाई करेंगे। बिकॉज इसमें पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है, बच्चों की एजुकेशन का मामला आ जाता है, तो कहीं ना कहीं कलेक्शन में आपको प्रॉब्लम कर सकता है। अब बात आते हैं, अब बात करते हैं सोर्स ऑफ इनकम की। सोर्स ऑफ इनकम बेसिकली इसमें क्या हो सकता है कि एक इसकी एडमिशन फीस हो गया, जो कि एनुअल फीस होती है, या एनुअल चार्जेस हम जिसे बोलते हैं वो आ सकती है, या उनकी मंथली फीस होती है। मेजरली जो इसकी इनकम है वो मंथली फीस होती है, बिकॉज मंथ ऑन मंथ आपके कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, उनकी क्या फीस स्ट्रक्चर है, उसके हिसाब से आपको फीस आती है। प्लस इसमें अलग इनकम जो एडिशनल हो सकती है वो ट्रांसपोर्ट इनकम हो सकती है, और कई बार आप देखा गया है कि जो ड्रेसेस होती हैं, जो उनके स्कूल के एडिशनल एसेसरीज होती है, फॉर एग्जांपल टिफिन बॉक्स, शूज, क्लोथ्स, ये सारे भी स्कूल अपने ऑन द प्रीमिसेस में प्रोवाइड करता है, तो वो भी उसकी एक एडिशनल इनकम हो सकती है। बट मेजरली अगर हम इनकम की बात करें तो आपका मंथली जो है आपकी स्कूल फीस की इनकम होती है, एडमिशन चार्जेस होते हैं, एनुअल चार्जेस होते हैं, या फिर ट्रांसपोर्ट सर्विस अगर प्रोवाइड की जा रही है तो ट्रांसपोर्ट सर्विस के उसको चार्जेस मिलते हैं। इसके अलावा अगर कोई डे केयर का, जो कि हॉस्टल वगैरह की सर्विस दे रहा है, तो वो हॉस्टल सर्विस भी आपकी एक एडिशनल इनकम हो सकती है। आप उस हिसाब से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। प्लस आपका, जैसा हमने बताया इसमें कि कलेक्शन का पैटर्न देखना इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो इनकम है वो कैसे आ रही है। कि पीक सीजन जैसे मार्च में अगर हम देखें तो मार्च जो है एक पीक सीजन होता है, इसमें सारे बच्चे जो है फुल टाइम अवेलेबल होते हैं, बिकॉज कई बार ड्रॉपेज होते हैं कि फॉर एग्जांपल बिगिनिंग ऑफ द ईयर में आपके 100 स्टूडेंट थे, बट एंड ऑफ द मार्च ये आपके 85 रह गए या 90 रह गए। कुछ 10 बच्चे हैं जो बीच में ड्रॉप कर गए, किसी दूसरे स्कूल में चले गए। तो आपको ये भी देखना है कि आपका जो स्टूडेंट्स का कलेक्शन है वो ईयर बिगिनिंग में क्या था, अप्रैल 25 में क्या था, और अप्रैल मार्च 26 में स्टूडेंट्स का क्या स्ट्रेंथ बचा। बिकॉज इससे ये पता चलेगा कि आपका जो ड्रॉपेज परसेंटेज है वो कैसा है। बिकॉज कहीं ना कहीं आपकी एजुकेशन की क्वालिटी में, मैनेजमेंट के बिहेवियर में कुछ ना कुछ ऐसा है जब भी आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो काफी ड्रॉप हो रहे हैं। तो ये आपको यहाँ पे चेक करना है। प्लस जो भी कलेक्शंस आपको बताई जा रही है वो बैंकिंग में कितनी रिफ्लेक्ट कर रही है, वो आपको देखना है कि बैंकिंग में उसका क्या रेशियो है। इफ कलेक्शन इज क्वार्टरली, चेक द बैंकिंग प्रॉपरली। कि अगर आपकी कलेक्शन जो है मंथली ना के क्वार्टरली फीस आ रही है तो वो आपके लिए और भी इजी है, और आपको वो अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बिकॉज मंथ की जो कैश फ्लो है वो क्वार्टर में काफी फ्लक्चुएटेड देख सकते हैं। सो इफ कलेक्शन इज मंथली, चेक द क्रेडिट प्रॉपरली, क्योंकि उसमें आपको उसका इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों को मैच करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। एनईएफटी जो आईएमपीएस ट्रांजेक्शन है, ये हैवी ट्रांजेक्शन है, उसको आप क्लैरिफाई कीजिए कि ये किस ब्याज पे ली गई है, क्या ये फीस है या कोई अदर इनकम को आपने एज ए इनकम कंसिडर कर लिया है। अब बात करते हैं स्टूडेंट मैट्रिक्स की,
कि स्टूडेंट की क्या कैपेसिटी उनके क्लासरूम में है। फॉर एग्जांपल अगर जनरली देखें तो 40 टू 45 बच्चे जो हैं एक क्लासरूम में हैं। अगर मैं फर्स्ट क्लास की बात करूं तो फर्स्ट क्लास में कितने सेक्शंस हैं, ए से लेके कितने तक हैं, ए बी सी डी ई एफ, कितने सेक्शंस उन्होंने बनाए गए हैं। अकॉर्डिंगली आप कैलकुलेट कीजिए कि बच्चों की क्या स्ट्रेंथ है और एग्जिस्टिंग बच्चे कितने थे जो क्लास से प्रमोट हुए। फॉर एग्जाम्पल अगर फर्स्ट क्लास में 40 बच्चे थे तो सेकंड क्लास में 40 में से कितने बच्चे ट्रांसफर हुए हैं और एडिशनल कौन से नए बैचेस स्टार्ट हुए हैं। देन आप देखेंगे ईयरली जो स्टूडेंट्स का एड ऑन है वो कितना हो रहा है, वो भी आपका जरूरी है। ऑलवेज चेक द प्रोपोर्शन ऑफ पेड स्टूडेंट वर्सेज स्टूडेंट्स विद फ्री एजुकेशन। तो जैसा आपने देखा होगा कई स्कूलों में प्रोविजन है कि आप ईडब्ल्यूएस में या कई बच्चों को स्कॉलरशिप के अंदर फ्री एजुकेशन देंगे, तो वो आपको देखना है कि पेड वर्सेस फ्री स्टूडेंट्स कितने हैं, बिकॉज एक्सपेंसिव जो आपके फिक्स हैं वो फ्री स्टूडेंट पे भी लगते हैं। तो इसलिए आपको ये देखना रेशियो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम मेजर एक्सपेंसेस पे, अब हमने इनकम बात कर ली, अगर मेजर एक्सपेंसेस पे बात करें तो स्कूल के जो मेजर एक्सपेंसेस हैं वो आपको चेक करने हैं, जिसमें टीचर्स की सैलरी के टोटल टीचर्स की स्ट्रेंथ क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 2000 बच्चे हैं तो आपके पास कितने टीचर्स हैं उस बच्चों को मैनेज करने के लिए, क्योंकि अप्रोक्स 40 बच्चे पर क्लास होते हैं, तो उस हिसाब से आपको टीचर की स्ट्रेंथ देखनी है। प्लस जो मैनेजमेंट स्टाफ है, फॉर एग्जाम्पल जो स्वीपर है या मेड है या आया है, वो कितने क्वांटिटी में है और वो क्या सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं। आपको उसका पूरा एक स्ट्रक्चर बनाना है इस फॉर्मेट में कि जहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टीचर्स, मैनेजमेंट स्टाफ और उनकी मंथली क्या एक्सपेंसेस वहां बेयर कर रहे हैं। इसके अलावा जो नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं, जिसमें हम बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन बोल सकते हैं, एसी, फर्नीचर, चेयर टेबल, उनकी जो मेंटेनेंस के चार्जेस हैं या उनका जो डेप्रिसिएशन है वो आपको काउंट करना है। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस चार्जेस की बात करें तो इसमें रेगुलर जो सफाई करने वाले हैं, उसके इलेक्ट्रिसिटी को, डोर्स को, विंडोज को रिपेयर करने वाले, डेस्क को रिपेयर करने वाले, बोर्ड्स को रिपेयर करने वाले जो क्या चार्जेस हैं वो देखने हैं। प्लस आपके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसकी फीस क्या है, ट्रांसपोर्टेशन की, मेंटेनेंस की, कंप्यूटर्स की। एडवर्टीजमेंट कॉस्ट क्या है कि आप जो अपने स्कूल का एडवर्टीजमेंट है जब एडमिशन आते हैं तो उसको कैसे मेंटेन करते हैं, प्लस उसकी पब्लिसिटी कैसे करते हैं, उसमें क्या एक्सपेंसेस लगते हैं वो आपको देखना है। इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या आता है, अदर एक्सपेंसेस जैसे आपके चाय पानी का खर्चा है, या फिर स्कूल्स के जो अदर एक्सपेंसेस होते हैं, एनुअल डेज फंक्शन या कोई और फंक्शन, सेलिब्रेशन, फेस्टिवल सेलिब्रेशन, उसको कैसे मेंटेन कर रहे हैं, क्या वो स्टूडेंट से कलेक्ट करते हैं या स्कूल अपने फंड से अरेंज करता है, ये भी हमें देखना है। चलिए हम ड्यू डिलिजेंस की बात करते हैं कि जब हम ऐसे टाइप के केसेस को फंड करते हैं तो उसमें क्या ड्यू डिलिजेंस हमें करना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर की मेंटेनेंस, क्वालिटी ऑफ स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेंटेनेंस क्या है, बिकॉज अगर इंफ्रास्ट्रक्चर आपका सही नहीं होगा तो एडमिशंस में उतनी ही प्रॉब्लम आएंगी। जो बच्चे हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के आते हैं, उसके पेरेंट्स जो है अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए ही फर्स्ट इंप्रेशन देते हैं। स्कूल की एजुकेशन जो है वो भी काफी मैटर करती है इसमें कि किस क्वालिटी की एजुकेशन वो दे रहे हैं, कैसी पढ़ाई करा रहे हैं बच्चों की, वो काफी इंपॉर्टेंट रहता है इसके अंदर। देन स्कूल की बिल्डिंग की क्वालिटी क्या है, सैनिटरी चेकलिस्ट क्या है कि वॉशरूम की क्लीनिंग कैसी है, आपका जो कैंटीन है वो किस टाइप का फूड अवेलेबल करा रहा है, प्लस वॉशरूम की सफाई, क्लास की सफाई, प्रॉपर एयर कंडीशन, प्रॉपर आपके गर्मियों में आपके एसीज की कंडीशन, तो वो सब देखने वाली चीज है। नंबर ऑफ क्लास क्या है, लेबोरेटरीज क्या है, स्मार्ट क्लासेस क्या है, कंप्यूटर लैब्स क्या है, ये सब आपको देखना है। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में क्या कराते हैं, प्लेग्राउंड उनका कितना बड़ा है और उनमें क्या क्या एक्टिविटीज कराई जाती हैं। इसके अलावा स्कूल की हिस्ट्री मैनेजमेंट की अगर हम बात करें कि जो टीचर्स स्कूल कब से चल रहा है और उसके मेन प्रमोटर का क्या एक्सपीरियंस है, क्या पोजीशन है और अदर बिजनेस में क्या इन्वॉल्वमेंट है उनकी, क्या स्कूल उनका प्राइमरी बिजनेस है या स्कूल उनका सेकेंडरी बिजनेस है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, बिकॉज यहाँ से फंड्स के डाइवर्जेंस भी होते हैं और उनका फोकस कितना है इस स्कूल के बिजनेस में वो भी पता चलता है। ऑलवेज चेक के स्कूल का एक्सपेंस आर नॉट बोगस बेस्ड ऑन द रनिंग अदर बिजनेस। तो ये जो मैंने बोला फंड्स को डाइवर्ट या स्नैफिंग जिसे बोलते हैं, वो इसी पर्पज से होता है कि स्कूल में जो फंड्स आ रहे हैं उसको किसी अदर बिजनेस में ना इन्वॉल्व कर पाए। सो अब बात करते हैं कैपेसिटी एंड ग्रोथ की, कि टोटल नंबर ऑफ क्लासेस कितने हैं, क्या सेक्शन है, स्टूडेंट्स क्या है और कितने बच्चे ऑक्यूपाइड वर्क रहते हैं और कितने डेस्क जो है वेकेंट रहती हैं, ये भी हमें जानना जरूरी है। साथ ही साथ उसका लेटर का, जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में, ट्रेंड देखना है कि स्टार्टिंग में कितने बच्चे थे और लास्ट में कितने बच्चे रह गए, और स्कूल को ग्रोथ करने का क्या फ्यूचर प्लान है, क्या इसमें कुछ एडिशनल कोर्सेस ऐड ऑन किया जाएगा, क्या इसमें कुछ एडिशनल करिकुलम एक्टिविटी या कुछ नया इसमें किया जाएगा, वो आपका ग्रोथ प्लान उनसे पूछना है। एकेडमिक और स्टाफ के बारे में बात करें कि नंबर ऑफ टीचर, नंबर ऑफ स्टाफ क्या है, एकेडमिक अचीवमेंट्स क्या हुई हैं, क्या कंपटीशन का रिजल्ट रहता है, सीबीएसई में क्या क्रैक करते हैं, कितने बच्चे अव्वल नंबर पे आते हैं, उस एरिया में स्कूल की क्या रेपुटेशन है, ये सब आपको वहां पे देखने को मिलेगा। और कितने टाइप के कोर्सेज वो अवेलेबल करा रहे हैं, जैसे कॉमर्स करा रहे हैं, आर्ट करा रहे हैं, साइंस करा रहे हैं, कितने टाइप के कोर्सेज हैं वो आपको वहां पे देखना है। अब इसमें हम बात करें कि मार्केट कंपटीशन क्या है, तो जियोग्राफिक एरिया जो आपका स्कूल कवर करता है
उस जियोग्राफिक एरिया में कितने स्कूल्स अवेलेबल हैं और कितने स्कूल्स वहां पे रन कर रहे हैं और उनकी क्या स्ट्रेंथ है स्टूडेंट्स की और आपके स्टूडेंट्स की क्या स्ट्रेंथ है, क्या आप ऐसा एडिशनल दे रहे हैं जो बाकी स्कूल नहीं ले पा रहे हैं, जो आपको यूनिक करते हैं, वो सब आपको कस्टमर से क्वेश्चन पूछने हैं उसमें। कंपटीशन स्कूल्स को स्टडी करना है कि कंपटीशन स्कूल्स में क्या फीस स्ट्रक्चर है और यहाँ पे क्या फीस स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जाम्पल अगर कंपटीशन के स्कूल का फीस स्ट्रक्चर कम है तो वो किन बेसिस पे आपके पास आएगा, स्टूडेंट जो है वो किस बेसिस पे आपके यहाँ एडमिशन लेगा, वो आपको क्या डिफरेंशिएट करता है वो आपको समझना है। कंपटीशन का फीस स्ट्रक्चर और उनकी कलेक्शन टाइमिंग को भी आपको देखना है। क्या इसमें कोई फाइनेंस की फैसिलिटी भी दे रखी है, वो भी आपको देखना है कि क्या कई बार आपने देखा होगा स्कूल को एजुकेशन लोन मिल जाता है, कुछ लेंडर्स जो है वो फी फंडिंग भी करते हैं, तो क्या इन्होंने कोई फी फंडिंग टाइप की फैसिलिटी भी अवेलेबल करा रखी है, वो भी आपको वहां देखना है। फाइनेंशियल एंड लोन पर्पस, तो अभी जो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे एंड यूज के बारे में बात की गई कि एंड यूज क्या है आपके फंड्स का। तो अगर आपका जो फंड्स का एंड यूज है कि हमें फर्दर क्लास एक्सचेंज करनी है तो हमारे पास वो स्पेस अवेलेबल है या नहीं है। अगर वो बोलता है कि भाई हमें एक नई बिल्डिंग बनानी है साथ में, तो वो स्पेस उनके पास ऑन है या नहीं है, और उस बिल्डिंग को बनाने में कितना फंड्स वो खुद लेने वाले हैं और कितना फंड्स वो आपसे लगवाने वाले हैं, तो वो आपको देखना है कि कितना बोरो करेंगे, कितना वो अपना ऑन फंड लेंगे। साथ ही साथ उसको आपको देखना है कि लैंड परचेज है या बिल्डिंग में डेवलपमेंट है या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज है या हॉस्टल वगैरह कुछ बना रहे हैं, तो एंड यूज को जस्टिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें। सो गाइस ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिसे हमें चेक करने होते हैं। तो ये काफी अच्छा पीडीएफ मिला था मुझे, तो मैंने सोचा इसमें आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन हम शेयर कर सकते हैं जो कि कॉमन होती है किसी भी लैब के केस में, जब हम स्कूल के अगेंस्ट में कोई लैब देते हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। इसमें कुछ भी आपको एडिशनल मिलता हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, या आपको कोई पॉइंट क्लैरिफाई करना हो तो इसमें कमेंट में मुझे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इस तरह की काफी सारी पीडी रिलेटेड वीडियो जो है मैंने अपने प्रोफाइल वाइज पीडी प्रोफाइल वाइज वीडियो के सेगमेंट में आपको देखने को मिल जाएंगे। उसमें करीब 30 से 32 वीडियोज हैं जो कि अलग अलग प्रोफाइल और अलग अलग सेगमेंट पे बनी हुई है। तो जरूर आप उसको विजिट कीजिएगा और उससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ओके गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।